शास्त्र में आकृति और आलेख का महत्व, और ये आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछा जाएगा, अर्थात सेक्शन डी में पूछा जाएगा। ज़्यादा विस्तार से किताब में इसकी चर्चा नहीं है, कुछ मुद्दे हैं, 5 या 6 मुद्दे हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और एग्ज़ाम में आपको वही किताब में जो दिया गया वही लिखना है। यहाँ पे खाली हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आकृति और आलेख का महत्व जब समझते हैं तो दिमाग में आपको पढ़ाया गया है पहले जो कि आकृति और आलेख जो है वो आंकड़ों की मदद से ही बना सकते हैं। बिना आंकड़ों के आकृति या आलेख बन ही नहीं सकता। अब अगर ऐसा है तो हम ये भी सोचेंगे कि जब आंकड़े ऑलरेडी मौजूद हमारे पास में हैं तो हम आंकड़ों को ही क्यों समझते हैं, समझते नहीं हैं। आलेख और आकृति बनाने की मेहनत क्यों करनी पड़ रही है हमें। तो इसका सटीक जवाब ये है कि आकृति और आलेख के द्वारा चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। आंकड़ों से समझने जाएंगे तो समझ में तो आएगा, पर वो प्रक्रिया जटिल है और कठिन है। आकृति और आलेख, और ये बचपन से है, अभी से नहीं। हम जब छोटे थे तो हम क ख ग जब पढ़ते थे तो एक किताब आती थी, मुझे नाम याद नहीं किताब का, उसमें हम पढ़ते थे क कबूतर वाला, ख खरगोश वाला। तो हमें क और ख पता नहीं होता था, पर हमें खरगोश पता होता, हमें कबूतर पता होता था। अर्थात चित्र की मदद से ही हमने क ख ग घ सीखना शुरू किया है। और वो चीज़ यहाँ भी है कि आकृति और आलेख अगर हमारे सामने है तो हमें ज़्यादा आसानी से वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं। पहला मुद्दा हमारा जो है आज का जुड़ा हुआ इससे, कठिन और अटपटे लगने वाले मुद्दे को सरल और स्पष्ट बनाता है। अगर आंकड़े हैं, जटिल हैं, तालिका में दिए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, पर अगर वही आंकड़ों की मदद से आप तालिका ग्राफ बना दोगे, आकृति बना दोगे, तो जो चीज़ है, जो समस्या है, वो उसका उतार चढ़ाव जो भी है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके लिए जो भी आईएमपी शब्द है उस पर मैंने अलग कलर किया हुआ है, सरल और स्पष्ट। कठिन और अटपटे लगने वाले मुद्दे को सरल स्पष्ट बनाता है। कौन बनाता है? तो जो ऊपर दिया गया है, ऊपर कहाँ पर, ये जो आपको दिया गया है आकृति और आलेख, ये सब शब्दों में आप सब लाइन में आगे जोड़ देना। आकृति और आलेख कठिन और अटपटे लगने वाले मुद्दों को सरल बनाता है। ठीक है, कुछ समस्या इसमें खास है नहीं समझने में। अगले मुद्दे पे हम खास और ध्यान देने वाले हैं। अगला मुद्दा है रुझानों अर्थात परिस्थिति के बारे में जानकारी। अभी रुझान वाला जो मुद्दा है वो थोड़ा ज़्यादा काम का है। ये रुझान शब्द जो है हम इस पर जोड़ देते हैं, रुझान। अब ये रुझान होता क्या है, आपके लिए शायद ये नया शब्द होगा, कई लोगों को इसका मतलब भी पता नहीं होगा। रुझान का मतलब होता है परिस्थिति। अब कैसे समझते हैं, हम उस पर आते हैं। रुझान अर्थात परिस्थिति। अब परिस्थिति के अंदर जैसे कि एक ये ग्राफ बना दिया मैंने, टेम्पररी है, थोड़ा सा समझ लेना इसको अपने हिसाब से आप। और ये है भारत की जनसंख्या का स्तंभ। 1900 कोई किसी वर्ष का है, मान लो 1921 का है। अगले दशक में जनसंख्या इतनी है और उसके बाद जनसंख्या इतनी है। तो आप क्या समझ रहे हैं, सिचुएशन क्या दिख रही है कि जनसंख्या में क्या बदलाव हो रहा है? जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये सिचुएशन है। पर ये समझ में कब आया? जब ग्राफ बनता है तब ये रुझान आपको आसानी से समझ में आता है। अगर इसका उल्टा है कि भारत के अंदर गरीबी पहले इतनी थी, अब गरीबी इतनी हो गई, अब गरीबी फिर इसके बाद इतनी हो गई, तो ये क्या दिखा रहा है? परिस्थिति। परिस्थिति क्या है गरीबी की? कि धीरे धीरे गरीबी जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, तो ये रुझान है। तो ये हमें ग्राफ की मदद से या फिर आकृति की मदद से बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, तो रुझान क्लियर हो गया। रुझान अर्थात परिस्थिति के बारे में जानकारी। आकृति या आलेख के द्वारा जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है या जो भी रुझान है, उसके बारे में आप आसानी से जान सकते हो। अगला मुद्दा, आने वाले परिवर्तनों को आसानी से समझा जा सकता है।
आने वाले परिवर्तन कि क्या हो रहा है, परिवर्तन, फिर परिवर्तन भी वैसा ही है जैसा उसमें था रुझान के अंदर। ये हुआ परिवर्तन। क्या दिखा ये कि जो भी आंकड़े हैं वो घट रहे हैं, ये परिवर्तन है। अगर इसके बाद ये स्तंभ इतना हो गया तब क्या होगा, ये बढ़ रहा है, घटना और बढ़ना। हमें आकृति या आलेख की मदद से जो भी बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों के बारे में आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और हाँ, ये जो चौथा मुद्दा आ रहा है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये भूलना नहीं है, बहुत ही आईएमपी है। चौथा मुद्दा तुलना वाला है। समय, स्थान या अन्य तरह से भी हम तुलना कर सकते हैं। फिर से आगे लाइन जोड़ दो, आकृति और आलेख के द्वारा समय स्थान की तुलना आसानी से हो सकती है। समय स्थान की तुलना, अलग अलग वर्ष के हिसाब से तुलना, अलग अलग स्थान के हिसाब से तुलना। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर तालिका, ये स्तंभ हुआ और ये हुई चीन की जनसंख्या। अब चीन की जनसंख्या दिख रही है, आंकड़े कुछ दिखा नहीं रहा हूँ मैं, खाली तुलना के लिए। और ये बगल में ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये है भारत की जनसंख्या। ये है चीन और ये है इंडिया, भारत। क्या दिख रहा है कि चीन की जनसंख्या ज़्यादा है भारत से और भारत की कम है। तो अगर दो स्तंभ आस पास में बने हुए हैं तो आप आसानी से तुलना कर सकते हो। ये जो आकृति है ये एक अनपढ़ इंसान भी समझ सकता है कि चीन जो है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और भारत में जनसंख्या कम है। जो आंकड़े हैं उनमें ये चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती, पढ़े लिखे लोगों को आ जाती, पर उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता। जो ध्यान देना पड़ता अर्थात समय लगाना पड़ता, उसके हिसाब से भी चीज़ें बदलेंगी, वो अगला मुद्दा है। और अगला मुद्दा ये है कि समय और शक्ति की बचत होती है। मैं फिर से पूरा पढ़ दे रहा हूँ, आकृति और आलेख के द्वारा समय और शक्ति की बचत होती है। अगर आकृति आलेख नहीं होता तो क्या करते आप, आकृति आलेख नहीं होता तो आप तालिका को पढ़ते, तालिका के आंकड़ों का एनालिसिस करते और उस पर काफ़ी समय खर्च होता। एग्जाम्पल याद आया मुझे क्रिकेट मैच का ही, कि अगर आप क्रिकेट मैच खेलने देख रहे हो और देर से पहुँचे हो तो एक समरी आती है पूरी कि 1 ओवर से लेकर के 20 ओवर तक कौन कौन से ओवर में कितने रन बने, कहाँ पे कौन आउट हुआ, एक समरी आती है। वो समरी अगर देख लोगे आप तो आपको पीछे का सब समझ में आ जाता है, कम समय में सब समझ लेते हो आप। तो आकृति और आलेख के द्वारा जो जटिल चीज़ें हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है समझने में, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वो चीज़ आलेख और आकृति के द्वारा कम समय में और कम एनर्जी में, कम शक्ति लगाने पर आप आसानी से समझ सकते हो। तो आकृति और आलेख के द्वारा समय और शक्ति की बचत होती है। और आखिरी मुद्दा है मुश्किल सिद्धांतों को समझ सकते हैं। यहाँ पर 2-3 सिद्धांत हम याद कर लेते हैं, जैसे कि पूर्ति, हम आपने जो 11वीं में पढ़ा हुआ है पूर्ति का सिद्धांत, या फिर मांग का सिद्धांत, मांग और पूर्ति की संतुलन जो है, कीमत निर्धारण, उसका सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत ऐसे मैं बोलूं और आप सुनो तो शायद समझ में कम आएंगे, लेकिन अगर जो हमने पढ़े हुए हैं आलेख की मदद से, आकृति की मदद से, तो ये सिद्धांत तुलनात्मक रूप से आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो मुश्किल सिद्धांतों को आप आसानी से समझ सकते हो, कैसे, आकृति और आलेख की मदद से। तो एक बार हम लोग फिर से इनकी चर्चा कर लेंगे। हाँ जी, फिर से रिवीजन देख लेते एक बार। कठिन और अटपटे लगने वाले मुद्दों को सरल और स्पष्ट बनाता है, सरल कठिन से सरल बनाता है और अस्पष्ट से स्पष्ट बनाता है। सेकंड, रुझान अर्थात परिस्थिति, सिचुएशन जो भी है उसकी जानकारी देता है। थर्ड, आने वाले परिवर्तन, चेंजेस जो है वो आसानी से समझ में आ जाते हैं आकृति आलेख की मदद से। और सबसे महत्वपूर्ण, तुलना, कंपैरिजन करना, कौन बेस्ट है, कौन वर्स्ट है, कौन बुरा है, कौन बेहतर है, ये जानने में आसानी होती है तुलना करने में। और समय और शक्ति की बचत होती है, कम समय में कम शक्ति लगा करके आप जो चीज़ें जटिल हैं उसे समझ सकते हैं।
और आखिरी, जो सिद्धांत मुश्किल है, आसानी से समझ में नहीं आते हैं, वो बोर्ड के ऊपर या बुक में आप ग्राफ बनाओगे तो आसानी से, सरलता से आपको समझ में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हुआ 3 नंबर का एक हमारा प्रश्न, जिसका उत्तर आपको मिल चुका है। अगला प्रश्न जो है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, जो है आलेख या आकृति बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना होगा, जिसकी चर्चा हम बहुत जल्दी करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। चलिए, धन्यवाद।